हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ भाई, कैसे हो तुम लोग, बच्चे लोग? श्रेया, हाउ आर यू? क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है। ओके, चलो। और वीडियो वीडियो ठीक है ना? क्लियर दिख रही है ना? क्लियर दिख रही है? चलो, ओके, थैंक यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था। प्रॉपर्टीज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, है ना? तो हमें दो कंपाउंड के बारे में स्टडी करना है ना? एक तो KMnO4 के बारे में यानी पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में, है ना? तो दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक रखता है, मीन्स कहो तो एक ही परिवार से हैं दोनों। पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट उसमें भी पोटेशियम है। और एक ही फैमिली से, एक ही खानदान से मैंने इसलिए कहा क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है? और दोनों का यूज आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो कम से कम जानते हो, है ना? क्योंकि मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैंने नहीं बताया था, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ाया था, है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में हमने नहीं पढ़ाया था। चलो कोई बात नहीं, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? ऐसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, आपने सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा होगा। टेस्ट का सिलेबस, अच्छा, टेस्ट का सिलेबस मैं ऐसा करता हूं कि एक अल्कोहल फिनॉल ईथर रख दूं, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, इसको रख दूं क्योंकि आपके स्कूल में टेस्ट है ना। तो मैं स्कूल के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपका, है ना, मैं चाहता हूं आपके स्कूल के टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ का भी टेस्ट का सिलेबस रहे, ताकि आपको दोनों में बेनिफिट मिल जाए, है ना? स्कूल टेस्ट में भी बेनिफिट मिल जाए और यहाँ भी आपको बेनिफिट मिल जाए, ठीक है? जो संडे को टेस्ट है। तो आप खुद मुझे बताओ, एक तो ये चैप्टर मैं कर देता हूँ और दो चैप्टर आप खुद बताओ कौन कौन सा चैप्टर दूं मैं, आप खुद मुझे, है ना? है ना? तो और दो चैप्टर का आप नेम बता सकते हो मुझे, आप जो बोलोगे उसी को, है ना? वही रहेगा सिलेबस। हाँ बोलो, अनुष्का, रिया, रिया, आर्यन, है ना? एक अल्कोहल फिनॉल ईथर दे देता हूं मैं, है ना? और और बताओ कौन सा दे, अल्कोहल फिनॉल ईथर पिछले बार दिया था मैंने ना, पिछले टेस्ट में। इस बार हेलो अल्केन हेलोजन दे देता हूं, है ना? इसको छोड़ देता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं, हेलो अल्केन हेलोजन दे देता हूं, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है? ये दे देता हूं, ठीक है? चलो तो, चलो तो नहीं कोई बताएगा तो मैं अपने, है ना, खुद एक तो हेलो अल्केन हेलोजन दे देता हूं, दूसरा मैं आपको दे देता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या आपके स्कूल के टेस्ट के सिलेबस में, है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? नहीं है? चलो ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री भी नहीं होगा। और तो हेलो अल्केन हेलोजन है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, बताना मुझे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं है, ओके। चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉलिड स्टेट है। तो चलो मैं सॉलिड स्टेट से एक तो सॉलिड स्टेट दे देता हूं, सॉलिड स्टेट, ठीक है, एक सॉलिड स्टेट। एक और चैप्टर बोलो, एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एक इनऑर्गेनिक का हो, एक फिजिकल का हो गया। इनऑर्गेनिक का बोलो तो इनऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का कौन कौन सा है? पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक ही दे दूं? चलो मैं पी ब्लॉक ही दे देता हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये 3 चैप्टर मैंने दे दिया आपको, ठीक है। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। हाँ, ठीक है। सॉल्यूशन दे दूं? पिछले टेस्ट में तो सॉल्यूशन दिया था मैंने, वही लास्ट टेस्ट में तो सॉल्यूशन ही दिया था ना। लास्ट टेस्ट में मैंने सॉल्यूशन ही दिया था ना, ठीक है। ठीक है, तो इस बार सॉलिड स्टेट दे देता हूं, है ना। चलो, तो हो गया आपका टेस्ट का सिलेबस, हेलो अल्केन, हेलो सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना, ये 3 चैप्टर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अब। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि हम लोग 2 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक तो KMnO4 और दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं K2Cr2O7, और दोनों ही जो है एक ही फैमिली का है ना। एक ही फैमिली का इसलिए नहीं कि पोटेशियम है इसलिए भी कर सकते हैं, और दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और दोनों ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कितना यूज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जानते हो। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना है, आपको अल्किन का ऑक्सीडेशन कराना है, आपको अल्काइन का ऑक्सीडेशन कराना है ना, तो बहुत सारे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करता है, तो ये दोनों जो है ऑक्सीडाइज करता है ना। तो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। आपने, ठीक है, आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा, हेलो अल्केन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा शायद, है ना। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो यूज हुआ होगा वो KMnO4 और K2Cr2O7 ही यूज हुआ होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, ठीक है। तो चलो कभी हम लोग डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ठीक है, यहाँ तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, 1-2 एग्जांपल लेंगे, ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इधर भी तो बहुत पढ़ना है इनऑर्गेनिक का, ठीक है। तो आप हेडिंग देना पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट एनएटी, ठीक है, KMnO4। और सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड देन प्रिपरेशन एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर इसका देख लो, ठीक है। स्ट्रक्चर, अगर हम लोग KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में
जो है आयनिक और कोवेलेंट दोनों बॉन्ड होता है के MnO4। इसमें जो है इसमें आपका के और MnO4 इसके बीच जो है ये आयनिक बॉन्ड होता है। दिस इज द आयनिक, ऊपर में लिख रहा हूं, है ना। पोटेशियम और मैग्नेट आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है दिस इज द आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड होता है। बाकी जो है इस, क्योंकि जब ब्रेक करते हो आप क्या बनता है तो K प्लस और प्लस MnO4 माइनस, ये मिलता है आपको, ठीक है। अब MnO मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच अगर आप देखो तो मैग्नीज और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, तो Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस और डबल बॉन्ड O, ये होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि यहां मैग्नीज जो होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। मीन्स इसका टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। आपको यहां लग रहा होगा कि यहां आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर है ना, स्क्वायर प्लेनर होगा, बट स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर मैं इसका ज्योमेट्री है ना को दिखाऊं तो ज्योमेट्री इसका इस तरह से होता है ना, टेट्राहेड्रल ऐसा होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ठीक। और मैग्नीज का हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा, यहाँ मैग्नीज का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। कैसे, आप देख लो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि आप जानते हो कि पाई बॉन्ड, और मैंने पहले भी बताया है कि आपको हाइब्रिडेशन निकालना है तो आपको क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को ऐड कर देना है ना। तो यहाँ तो लोन पेयर होगा नहीं मैग्नीज के पास, सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया भाई, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 3 और ये 4, बाकी पाई है तो पाई से हमें कोई लेना देना है नहीं, है मीन्स हाइब्रिडेशन को कोई लेना देना है नहीं भाई। तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 1 2 3 1 4, है ना। तो sp3 हाइब्रिडेशन हो गया और टेट्राहेड्रल शेप हो गया, क्योंकि आप जानते हो ना कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होता है उसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। तो ज्योमेट्री और शेप दोनों यहाँ टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एनायन होता है ये बड़ा स्टेबल एनायन होता है। आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है तो उतना स्टेबल नहीं होगा, लेकिन ये बड़ा स्टेबल होता है ना। मीन्स कि MnO4 से ज्यादा स्टेबल होता है MnO4 माइनस। क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं अभी। इसलिए K और Mn के बीच का जो बॉन्ड होता है बड़ी वीक होता है। पोटेशियम और ये जो है परमैंगनेट के बीच का जो बॉन्ड होता है MnO4 के माइनस के बीच जो बॉन्ड होता है बड़ी, ये जो है लेवाइल होता है। लेवाइल मीन्स बड़ी इजिली जो है ये ब्रेक कर जाता है। क्यों ब्रेक करता है मैं बता रहा हूं, पहले इसको आप नोट कर लो। आर्यन, आर्यन नहीं, लेंथ सेम तो नहीं होगा भाई, लेकिन यहां लेंथ सेम होगा। मैं बता रहा हूं क्यों लेंथ सेम होगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों, ये पाई और सिग्मा, ये दोनों का तो लेंथ सेम हो जाता है ना, यहाँ सेम हो जाता है ना। देखो एक्चुअली ये डबल बॉन्ड रहता नहीं, यहाँ पार्शियल बॉन्ड फैक्टर डेवलप होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं आपको। आर्यन इज नॉट प्रेजेंट टुडे। अच्छा आर्यन, क्या बात है आर्यन, तुम मेरी बात सुन रहे हो? आर्यन कैन यू लिसन मी? चलो, आर्यन मेरी बात नहीं सुन रहे क्योंकि, अच्छा ब्लर हो गया। चलो, जियो अपना जियो अपना जो है ये दिखाना शुरू कर दिया है ना। अच्छा थोड़ा सा देख लो, अच्छा थोड़ा सा है।
चलो ठीक है, देखते हैं, अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग कनेक्ट करेंगे एयरटेल से, है ना, डोंट वरी। जय करण, घर से क्लास कर रहे हो या जो है सेंटर पर से क्लास कर रहे हो? जय करण, घर से कर रहे हो? ओके, क्या क्लियर है या क्लियर दिख रही है? हाँ भाई, क्या क्लियर दिख रही है? अगर नहीं तो बोलो। ठीक है, देखो यहाँ कहा कि कौन सा बॉन्ड, यहाँ जो है देखो, यहाँ एक्चुअली लगता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा और इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, लेकिन रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता है। रेजोनेंस होने के बाद क्या होता है, तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड वाला अगर एटम अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हुआ है तो फिर बॉन्ड लेंथ सबका सेम हो जाता है। कैसे? ठीक है, देखो जैसे आपको कहे कि भाई एक मोलिक्यूल है ये CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और कहेगा कि भाई इसका बॉन्ड लेंथ जो है, इस दो कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो A है, इसका B है और ये C है, तो क्या बॉन्ड लेंथ सेम होगा या डिफरेंट होगा? A इक्वल टू बी हो इक्वल टू सी होगा, या A इक्वल टू सी होगा और ग्रेटर देन मीन्स, है ना, A इक्वल टू सी लेसर देन B होगा, है ना, ये ठीक है। ये दो क्यों? क्योंकि यहाँ लगता है कि भाई ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का साइज तो कम होता है, आप जानते हो, सॉरी साइज नहीं, लेंथ, है ना, कम होता है, और सिंगल बॉन्ड का जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा। यहाँ ये होगा A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ये भी है ना, क्योंकि लगता है कि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, लेकिन बात यहाँ ये होती है ना भाई कि यहाँ रिजोनेंस होता है ना, यहाँ रिजोनेंस होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, जहां अभी डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, है ना, ये सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, इधर प्लस हो गया, ये CH, है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ CH2 माइनस आ गया, ठीक है। तो जब हम लोग रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका लिखते हैं, जब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं CH2 ये लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, यहाँ डॉट डॉट, है ना, हम लोग देते हैं, याद होगा मैंने रेजोनेंस पढ़ाया है, मैंने ही रेजोनेंस पढ़ाया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है, तो सारे के सारे पूरे चेन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होता है ना, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के होने के कारण बॉन्ड लेंथ A और बॉन्ड लेंथ B, यानी कि A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाता है। ये क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ये क्लियर है, बताओ मुझे, क्या ये क्लियर है सबका? क्या इसमें भी कोई डाउट है? ठीक है, चलो, जस्ट वही होता है MnO4 में भी, है ना, MnO4 माइनस में भी वही होता है कि यहाँ रिजोनेंस, मैंने क्यों कहा कि ये स्टेबल होता है ना, मीन्स जितना हमें लगता है कि जितना अनस्टेबल होगा एक्चुअली उतना अनस्टेबल होता नहीं है। यहाँ MnO4 जो माइनस होता है, Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस और डबल बॉन्ड O, है ना, तो एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर शिफ्ट करता है, इसमें से कोई इधर एक शिफ्ट कर जाता है, ठीक है, क्या होगा, तो कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, कई रेजोनेंस स्ट्रक्चर, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जब इधर आएगा, इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, है ना, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी अभी ये इस ऑक्सीजन पर माइनस है, ये ऑक्सीजन का माइनस इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा, और जो दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका होगा वो ये होगा, ये O माइनस और डबल बॉन्ड O, ये हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड ऐसा होगा। फिर क्या होगा भाई, फिर ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, है ना, सारे ऑक्सीजन एक एक करके जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, इधर O माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया। एक और होगा क्योंकि ये भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा,
है ना। तो Mn डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O ये हो गया। देखो कितना रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो इसका टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर 4 हो गया, है ना। 4 ऑक्सीजन है, चारों इन्वॉल्व हुआ है। इसको आप A कर दो, इसको B कर दो, इसको C कर दो, इसको D कर दो आप। तो देयर आर 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हियर, है ना। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, Mn सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा इस तरह से। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको ये भी दिखाना है कि कौन सा चार्ज डेवलप हुआ है। तो चारों ऑक्सीजन पर एक एक करके नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और होना ही चाहिए, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। तो उस वक्त नेगेटिव चार्ज डेवलप होना ही चाहिए। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब आप देखो, आपसे कहे कि भाई ए, ये बॉन्ड लेंथ ए है, बी है, ये सी है और डी है। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ऐसा होगा ना भाई। होगा कि नहीं होगा, बोलो यस और नो। हुआ कि नहीं। हाँ, RHS रेजोनेंस, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर तो सिंगल होता है ना भाई। रेजोनेंस स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर बहुत सारे हो सकता है, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज, है ना, बी वन, हमेशा जो है एक ही होगा। तो हटा दूं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपने देख लिया, ज्योमेट्री देख लिया आपने, शेप देख लिया, ठीक है। और क्या देखना है, ठीक है। तो और तो स्ट्रक्चर में कुछ है नहीं। अब हम लोग चलते हैं प्रिपरेशन पर, है ना। इसका प्रिपरेशन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा बोरिंग है ना, प्रिपरेशन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा।
तो प्रिपरेशन में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट कैसे बनाते हैं, तो हम लोग जो है MnO2 से बनाते हैं, है ना। तो KMnO4 is prepared from pyrolusite। इसका फॉर्मूला क्या होता है, MnO2, है ना, जिसको मैंगनीज डाइऑक्साइड भी आप कह सकते हो, है ना, और इसका नेम है पायरोलुसाइट। पायरोल्यूसाइट, है ना, ल्यूसाइट, ठीक। ठीक है, तो दो स्टेप में होता है। स्टेप फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, MnO2 का रिएक्शन जो है एक अल्केली के साथ कराते हैं, यानी MnO2 का रिएक्शन, यानी पायरोल्यूसाइट का रिएक्शन हम लोग एक अल्केली के से कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे क्योंकि हमें बनाना क्या है, तो हमें बनाना है KMnO4, ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे और प्लस हम लोग यहाँ ऑक्सीजन भी लेते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, ठीक, अल्केली के प्रेजेंस में पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब ऑक्सीडेशन हम लोग कराएंगे तो यहाँ ये क्या बनाएगा, तो ये बनाएगा K2MnO4 और प्लस क्या बनता है भाई, प्लस बनता है वाटर, है ना, प्लस वाटर बनता है, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस कर देता हूं मैं, 2 4, इधर 2 मोल्स, इधर 2 मोल्स, ये बनता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन होता है, यानी पायरोल्यूसाइट का जो है, पायरोल्यूसाइट का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे मैग्नीज का तो +4 आएगा, और आप इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो यहाँ +6 आएगा। आप देख लो, है ना, चेक कर लो एक बार। तो इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट। ये है पोटेशियम परमैंगनेट, ये देखो K2 है, अभी हमारा KMnO4 नहीं बना है, KMnO4 नहीं बना है अभी हमारा, K2MnO4 बना है, ठीक है। तो इसका नेम क्या है, तो इसका नेम है पोटेशियम परमैंगनेट, नहीं मैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। अब इस पोटेशियम मैग्नेट को हम लोग फिर क्या करते हैं, इसका हम लोग क्लोरीन के साथ इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, है ना। स्टेप 2, अब हम लोग इस K2MnO4 का रिएक्शन Cl2 से करा देते हैं, ठीक। जब इसका रिएक्शन हम लोग Cl2 से कराएंगे तो यहां हम लोग 2 मोल्स लेते हैं, यहां हमें क्या मिलता है, तो KMnO4 मिलता है 2 मोल्स, और प्लस हमें KCl मिलता है 2 KCl, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो 2 मोल जो है पोटेशियम क्लोराइड देगा, है ना। तो इधर 2 पोटेशियम तो इधर हो गया भैया, 2 पोटेशियम इधर हो गया, तो 4, इसलिए हमने 2 मोल का यूज किया, तो ये बनेगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है। तो दिस इज द पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना। अच्छा, ये वाला स्टेप जो आप देख रहे हो सेकेंड स्टेप, है ना, इसको और आप इलेक्ट्रोलाइसिस से भी कर सकते हो, है ना। सेकंड वाला स्टेप का मैं बता रहा हूँ, सेकंड वाला स्टेप का इलेक्ट्रोलाइसिस से भी आप कर सकते हो। आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा के नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे K2MnO4, तो K2MnO4 क्या बनाएगा, तो ये तो आप जानते हो, ये ब्रेक कर जाएगा 2K प्लस में और प्लस MnO4 2 माइनस में, ये ब्रेक कर जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहां मैंने और करके लिखा सेकंड स्टेप को, मैंने सेकंड स्टेप का ही और करके लिखा। कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों को लिखना, आपको एक ही लिखना है, ठीक है, बस मैं बता दे रहा हूं। तो या तो ऐसे क्लोरीन से रिएक्ट करा के करा सकते हो, या तो आप इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करा दो। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने कराया तो 2K प्लस और MnO4 2 माइनस बना। अब इसको क्या करना है, इसको ले जाना एनोड पर, एनोड पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना। अब क्या करना है, तो इसको जो है मैं ऊपर में लिख रहा हूं MnO4 2 माइनस, इसको एनोड पर ले जाओ, एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन होता है, आप जानते हो,
एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस कराना है, MnO4 माइनस, है ना, ठीक। एनोड पर MnO4 माइनस बना देगा। अब इसका रिएक्शन क्या करा दो, अब इसका रिएक्शन पोटेशियम से करा दो, K+ से, ठीक है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन क्या कर दो, तो इसका रिएक्शन आप पोटेशियम से करा दो, Mn, ठीक है। तो आपके पास यहाँ 2 पोटेशियम है तो आप 2 मोल ले सकते हो, है ना, यहाँ 2 मोल ले सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, 2 मोल्स बनेगा, और MnO4 माइनस 2 मोल्स, तो क्या होगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपका मिल जाएगा, है ना, 2 मोल्स पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा, देख लो आप। तो हमने सिर्फ KMnO4 के प्रिपरेशन के लिए बताया एनोड पर, हमने कैथोड नहीं लिया, कैथोड पर क्या होगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हो गया, यहां मैग्नेट लिख दिया है, मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। हो गया, क्या बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है, अनुशिका, रिया, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रही है, क्लियर है, ओके, ओके, चलो ठीक है, तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इसका प्रिपरेशन। नाउ अब हम लोग देखेंगे इसका प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ ज्यादा है नहीं, है ना, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक चीज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, एक ही चीज, और वो हमें पढ़ना है कलर। अब आप कहोगे कलर सर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, और आपको याद भी रखना है ना, आपको याद भी रखना है कलर। इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज में लिखना कि इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड होता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट ये होता है 523 केल्विन। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, बट याद रखना है आपको कलर, है ना। एक और चीज लिखा देता हूं, इट इज सोलुबल इन वाटर, सोलुबल होता है वाटर में, और अच्छी तरह से सोलुबल होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ना, MnO4, है ना, ये ऑक्सीजन इसके पास, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए सोलुबल हो जाता है, ठीक है। चलो, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हैं, इट इज डीप वायलेट इन, डीप वायलेट कलर इन सॉलिड स्टेट, बट पर्पल, पर्पल कलर इन एक्वस सॉल्यूशन,
एक्वस सॉल्यूशन। तो पर्पल कलर होता है एक्वस सॉल्यूशन में, है ना, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 जो होता है ये बेयर रिएजेंट टेस्ट भी देता है, यानी कि अनसेचुरेशन टेस्ट देता है। मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, मैं बता दे रहा हूं। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि कोल्ड एंड, इसको हम लोग बॉक्स में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का चीज है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट, डाइल्यूट KMnO4 को हम लोग कहते हैं बेयर रिजेंट। बेयर रिजेंट आपने पढ़ा भी होगा 11th में, है ना, शायद याद है कि नहीं। बेयर रिजेंट, ये बेयर रिजेंट मीन्स बेयर रिजेंट टेस्ट देता है। कौन देता है? तो ये जो है टेस्ट देता है फॉर अल्किन, अल्किन के लिए टेस्ट देता है। क्या होता है भाई? तो इसमें जो है अल्किन, यानी कि अल्किन का टेस्ट यानी अनसेचुरेशन टेस्ट भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, बुक सब में लिखा रहता है अनसेचुरेशन टेस्ट। तो ये देता है। इसमें होता क्या है, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और KMnO4 के प्रेजेंस में, है ना। और कैसा KMnO4, तो ये चीज आपको याद रखना है, डाइल्यूट एंड कोल्ड, है ना, डाइल्यूट एंड कोल्ड, क्योंकि अगर हम लोग हॉट का यूज करते हैं तो हॉट और कॉन्क KMnO4 ये डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है ना। तो हॉट एंड कॉन्क का यूज नहीं करना है, डाइल्यूट एंड कोल्ड, और इसी को हम लोग बेयर रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये बना देता है CH2 और OH, यहाँ हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में जाता है। अच्छा मैंने बताया भी ये रिएक्शन शायद, ये रिएक्शन शायद मैंने बताया भी, आप देख लेना हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के एग्जांपल में। तो दिस इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप का एडिशन होता है। और कैसा एडिशन होता है, तो हाइड्रोक्सिलेशन होता है। और कैसा एडिशन होता है भाई, तो यहाँ सीन एडिशन होता है, सीन एडिशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, मैं जो आपको बोलने जा रहा था वो ये कि ये पर्पल कलर का होता है, या एक्वस सॉल्यूशन में ये रिएक्शन होता है, ये पर्पल कलर होता है, ये जो है कलरलेस हो जाता है, कलरलेस, ये कलरलेस कंपाउंड होता है, यानी एक पर्पल कलर जो है वो कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। तो जो पर्पल कलर है, यानी कि जब हम लोग KMnO4 का रिएक्शन करते हैं अल्किन के साथ, जो पर्पल कलर है KMnO4 का वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक, ड्यू टू हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और ड्यू टू जेमिनल डायॉल फॉर्मेशन। हो गया? चलो, तो बेस आप इसको अनसेचुरेशन टेस्ट कर सकते हो, आप बेयर रिएजेंट टेस्ट कर सकते हो, है ना। अब जब हम लोग इसको हीट करते हैं, अब हम लोग रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मिक्स केमिकल रिएक्शन देखते हैं, है ना। हीटिंग, हीटिंग से क्या मिलता है हमें, तो जब हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं, KMnO4 तो मोस, तो ये जो है आपको ऑक्सीजन देता है। और क्या देता है, तो ये K2MnO4 देता है, प्लस MnO2 देता है, और प्लस O2 गैस देता है,
ठीक है। ठीक है, अब ये किस टेम्परेचर पर, तो ये 513 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना। जब इस टेम्परेचर पर आप इसको गर्म करोगे तो आपको ये मिलेगा, है ना, मिलेगा पोटेशियम मैग्नेट, पेरोलोसाइट और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, चलो अब हमें देखना है कि KMnO4 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और जो है क्यों करता है, और किसे किसे ऑक्सीडाइज करता है, ये हम लोग को देखना है। बस यही है ना, पूरा जो है इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़ना है वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पर ही पढ़ना है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, इन द ऑल मीडियम। ऑल मीडियम मीन्स कहो तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में। ये तीनों ही मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी, बेसिक मीडियम में भी और न्यूट्रल मीडियम में, तीनों ही मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। लेकिन अगर हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को, जो अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें जो हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। मीन्स के इसका मीनिंग ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। ठीक, तो दूसरा लिखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे पहले हमें यह जानना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव क्यों करता है ना, क्यों हम लोग इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, तो इसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना पड़ेगा, है ना। एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, एक कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो ये हम लोग उसके ऑक्सीडेशन नंबर से चेक करेंगे। किसके ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल एटम यहाँ क्या है, Mn है, और मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +7 है। और आप जानते हो, है ना, मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आपको पढ़ाया, कल ही पढ़ाया है शायद, ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने कल ही पढ़ाया, परसों पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 से लेकर +7 तक होता है, मैंने वहां लिखाया भी था। यानी कि +7 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है 4s2 और 3d5 ये होता है ना। तो यही इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, या तो 4s2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अगर इसको इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो +2 दिखा शो करेगा, अगर इसको भी लॉस करता है तो +5, तो +2 +5 कितना हो जाएगा, +7, है ना, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। तो मीन्स कि KMnO4 में मैग्नीज जो है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, यानी इट एग्जिस्ट, यहाँ जो है इट एग्जिस्ट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, ठीक है। और आप जानते हो कि कोई भी एलिमेंट अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है ना, मींस इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज फर्दर, ये फिर से ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, क्योंकि अब कहां से ये ऑक्सीडाइज होगा भाई, है ना, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए है ही नहीं। और जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, उसका सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, मींस इट कैन ओनली रिड्यूस, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। और आप जानते हो जो सिर्फ रिड्यूस हो सकता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, है ना। मीन्स के इट बिहेव्स ओनली, है ना, आप कह सकते हो इट बिहेव्स एज ओनली इट बिहेव्स एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, बात समझ में आई। ओके,
तो समझ में आनी चाहिए, समझ समझ से समझ बढ़ता है। हाँ भाई, हो गया। रिया, हो गया कि नहीं? हो गया, चलो। तो एक ये तो इंपॉर्टेंट बात हो गई भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, जो मैंने आपसे कहा कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है इन ऑल मीडियम। ऑल मीडियम का हो तो एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, है ना। तो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल इन ऑल मीडियम, है ना। तीन ही तो मीडियम हो सकता है भाई, दैट इज एसिडिक, कोमा बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम, एंड न्यूट्रल मीडियम। ठीक है, मिस कर सकते हो कि इट इज वेरी वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जो है ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होता है। इतना पावरफुल होता है कि अगर कॉन्क और, है ना, जैसे ये डबल बॉन्ड हमने लिया था ना अभी अल्किन, ये अल्किन है, और इसका रिएक्शन आप KMnO4 से करा दो, हॉट एंड कॉन्क, हॉट प्लस कॉन्क KMnO4 से करा दो, ये बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है बिल्कुल। बॉन्ड ब्रेक करके, है ना, ये ऑक्सीडाइज कर देता है इसको COH में, है ना, फॉर्मिक एसिड में सीधे जो है ना, अल्किन को डायरेक्ट ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इतना पावरफुल होता है भाई। तो इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑल मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। तो सबसे पहले हम लोग एसिडिक मीडियम में देखते हैं। एसिडिक मीडियम, ए लिखना, ए एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो ये KMnO4 जो है, KMnO4 ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट करता है, होता है। चलो पहले मैं रिएक्शन बता दूं आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ एक और चीज हमें पढ़ना है, और वो पढ़ना है इक्विवेलेंट वेट। अक्सर क्वेश्चन पूछता है, नीट में क्वेश्चन पूछा है कि एसिडिक मीडियम में KNO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट तो हम लोग को 11th में, क्लास 11th में पढ़ना है, बट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, कि एसिडिक मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, और न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम का हो तो हमें क्या करना है भाई, तो एसिड से रिएक्शन कराना है। एसिड में हम लोग कोई भी एसिड ले सकते हैं, नहीं कोई भी एसिड नहीं ले सकते, हम लोग H2SO4 लेते हैं। हम लोग HCl HBr नहीं ले सकते हैं, है ना, क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने लगता है, मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, KMnO4 जब इसका रिएक्शन हम लोग H2SO4 से कराते हैं, H2SO4 से ये कन्वर्ट हो जाता है MnSO4, MnSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और भी बनता है, प्लस वाटर बनता है ना, वाटर बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनता है, 5 ऑक्सीजन, और प्लस K2SO4 भी बनता है, K2SO4 बनता है। ठीक है, ये बनता है, ये सारे बनता है, यानी KMnO4 का रिएक्शन जब H2SO4 से कराओगे तो MnSO4 भी बनेगा, वाटर भी बनेगा, और इधर 5 ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। ठीक है, ये नेसेंट ऑक्सीजन भी देगा। ठीक है, इतने तो रिएक्शन को बैलेंस करना है, तो
हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट रखना पड़ेगा। तो इधर 2 इधर 3, MnO4 कितना हो जाएगा, तो ये भी 2 हो जाएगा भाई, 2 मैंगनीज हो गया, 2 हो जाएगा। वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर आप देख लो कितना हाइड्रोजन है, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा, है ना, 3 मोल्स ऑफ वाटर निकलेगा ये, ठीक है ऐसा। तो यहां आप देखो, यहां क्या मिल रहा है हमें, यहां हमें ये नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है, ध्यान देना आप, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन मिल रहा है। और आप जानते हो कि नेसेंट ऑक्सीजन, ये नेसेंट ऑक्सीजन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, ये पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हाईली रिएक्टिव इन नेचर, है ना। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, ये जो है आप कह सकते हो, एक तो आप ऑक्सीडेशन नंबर से आप कर सकते हो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और दूसरा ये नेसेंट ऑक्सीजन ये रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो भी केमिकल रिएक्शन ये शो करता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण होता है ना। इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, तो वही केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, है ना, यहां मैं लिख देता हूं, इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण, है ना, इट टेक्स पार्ट इन, इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन इसी नेसेंट ऑक्सीजन के कारण। ओके, तो आप यहां देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो एसिडिक मीडियम जो है Mn, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंगनीज जो है एसिडिक मीडियम में क्या होता है, तो मैंगनीज +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, है ना, चला जाता है। यानी इधर लिखता हूं मैंगनीज जो है Mn, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, देख लो आप, है ना, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, पेन मार्कर से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही, यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा भाई, +2, देख लो आप, है ना, क्योंकि मैंगनीज सल्फेट है, मैंगनीज सल्फेट को आप ब्रेक करोगे, मैंगनीज सल्फेट को आप ब्रेक करोगे, MnSO4 को जब ब्रेक करोगे तो क्या आएगा भाई, Mn2+ आएगा, प्लस SO4 2- आएगा, आएगा कि नहीं, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि आपका जो है एसिडिक मीडियम में Mn+7 जो है Mn है ना, मनमोहन सिंह, है ना, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए भाई, डेवलपमेंट घट गया, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। ये हो गया। अब हम लोग, मैंने कहा कि इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है, इक्विवेलेंट वेट आप कैसे निकालते हो, तो इक्विवेलेंट वेट के लिए बहुत फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट वेट, है ना, इक्विवेलेंट वेट, पहले इसको नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, हो जाए तो बोलना। हो गया जय करण, लिखो लिखो भाई, लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी चले रे कहाँ हो गया। तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि Mn एसिडिक मीडियम में जो है MnO4 यानी Mn जो है +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। चलो अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो देखो
अब इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालते हैं? वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसके लिए फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है। ठीक है, अब मोलिकुलर वेट क्या होता है ये आप कर सकते हो, बट इसका मोलिकुलर वेट होता है 158, ठीक है, KMnO4 का। और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? देखो तो +7 से किस में जा रहा है? वही +2 में जा रहा है। +7 से +2 में जा रहा है, तो कितना का चेंज हो रहा है? 5 से हो रहा है ना, देख लो, +7 से +2 में जा रहा है, तो चेंज कितना से हो रहा है? चेंज इन ऑक्सीडेशन 5 से हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? आप देख लेना कितना आता है, यही हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, आप इसको निकाल लेना, ठीक है, आप इसको कर लेना। तो एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम, तीनों मीडियम में हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे तीनों मीडियम में। ठीक है, बेसिक मीडियम में तो अगर हम लोग इन बेसिक मीडियम की बात करें, इन बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 ये कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम कहो तो हमें बेस लेना पड़ेगा, अल्केली लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बेसिक मीडियम में जो है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, तो KMnO4 जो है ये कन्वर्ट होता है MnO4 माइनस में। मैं अभी पूरा रिएक्शन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, KMnO4 जो है ये कन्वर्ट होता है MnO4 2 माइनस में, इसमें कन्वर्ट होता है बेसिक मीडियम में। मैं कंप्लीट रिएक्शन मैं बताऊंगा बाद में, रिएक्शन पढ़ाऊंगा, पहले मैं इक्विवेलेंट वेट के बारे में बता देता हूं। तो यहाँ देखो ये +7 हो गया भाई, और यहाँ हो गया +6, आप चेक कर लो। ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 है ना, इन बेसिक मीडियम, वो हो जाता है क्या? तो मोलिकुलर वेट 158, और अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है? देखो +7 से किस में जा रहा है? +6 में, 1 से चेंज हो रहा है, तो ये हो जाता है ना, बेसिक मीडियम में। और इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में जो KMnO4 है, KMnO4 ये कन्वर्ट होता है MnO2 में। तो ये हो गया +7 हो गया भाई, और ये हो गया +4, यहाँ देख लो, आप चेक कर लो, तो यहाँ कितना से चेंज हो रहा है? तो +7 से चेंज हो रहा है आपका +4 में, तो कितना से होगा? 3 से। तो इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 158 और अपॉन 3 हो जाएगा, है ना, 3 से चेंज हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि अब रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक मीडियम। ओके ओके, मैं हट रहा हूं, 1 मिनट जयकरण, पहले सुन लो बात, ठीक है, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए, है ना। तो अब हमें क्या पढ़ना है, एसिडिक मीडियम में इसका रिएक्शंस पढ़ना है, एसिडिक मीडियम में कुछ रिएक्शंस पढ़ना है, बेसिक मीडियम में कुछ रिएक्शंस पढ़ना है और न्यूट्रल मीडियम में कुछ रिएक्शंस पढ़ना है, मींस कुछ केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तीनों मीडियम में, बस यही हमें पढ़ना है, और उसके बाद और कोई रिएक्शन हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस, बेसिक मीडियम में रिएक्शंस और न्यूट्रल मीडियम में इसका हमें रिएक्शंस पढ़ना है, और उसके बाद फिर यूज पढ़ना है, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे K2Cr2O7 नेक्स्ट कंपाउंड, है ना। 2 ही कंपाउंड के बारे में हमें पढ़ना है, जैसा मैंने आपको कहा था, ठीक है। तो हाफ एन आवर इसमें लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, नोट कर लो। हो गया जयकरण, हो गया। चलो ओके, चलो बाय, फिर मिलते हैं हम लोग आफ्टर ए स्मॉल ब्रेक। बाय बाय, बाय रिया।